दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास बेरहमपुर उड़ीसा और मेष लग्न की ये कुंडली बनी है। लग्नेश एकादशवें भाव में, सप्तम भाव में चंद्रमा पत्नी का प्रेमी बनाएंगे और चतुर्थ स्थान में उच्च के गुरु हंस योग लगाएंगे। अष्टम स्थान में केतु वृश्चिक राशि में अपने योग कारक क्षेत्र या फिर अपने कारक क्षेत्र में, और उच्च के राहु द्वितीय भाव में धन भाव में व्यक्ति को धनाढ़ और भ्रमित बनाएंगे। तृतीय भाव में चार ग्रहों की युति चतुर्ग्रही योग, शुक्र शनि सूर्य और बुध का एक साथ बैठना व्यक्ति के पराक्रम को कैसा रखेगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, यही जानेंगे आज के विषय में। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि आईएएस आईपीएस के योग मेरी कुंडली में हैं कि नहीं, और क्या मैं अगर उसमें तैयारी करता हूं तो मुझे सफलता मिलेगी। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी कुंडली में चंद्रमा को देखना चाहिए, साथ ही साथ जन्म कुंडली के दशम स्थान को देखना चाहिए, चतुर्थ स्थान को देखना चाहिए, और पंचम के साथ नवम और एकादशवां। मतलब लगभग आप जरा सोच के देखें तो द्वितीय भाव जहां से आपके मन के स्थिर होने को देखा जाता है। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे सूर्य, मंगल, गुरु आदि ग्रहों की उच्च स्थिति और श्रेष्ठ प्रभाव व्यक्ति को आगे सुख देने वाली बना देती है, वहीं उसके मन को शांत रखती है। जन्म कुंडली के पंचम भाव पे उसके एजुकेशन, उसके बुद्धि, उसके विवेक और उसके गतिविधियों को देखा जाता है कि वो कैसे बुद्धि का है। नवम स्थान से उसके पितरों का भाग्य देखा जाएगा कि जब वो इतनी बड़ी परीक्षा में बैठ रहा है तो उसके पितर उसके साथ कितने हैं, उसके भाग्य में भाग्य का सुख उसको कितना मिल रहा है। दशम स्थान सामाजिक सत्ता और श्रेष्ठ पद, राजनीतिक लाभ या श्रेष्ठ लाभ जिसको कह सकते हैं, आदि क्षेत्रों को दिखाता है। इन सभी भावों को देखना होगा। उसके साथ आप गेन कितना कर रहे हैं और आपकी कुंडली का एकादशवां भाव जहां से देखा जाता है प्राप्त होना, वो कैसा है। ये सारी चीज़ें अगर एक आईएएस या आईपीएस या उच्च पदाधिकारी बनने वाले किसी लड़के की कुंडली अगर आपके पास आए या वो ऐसा प्रश्न पूछता है तो ये तमाम चीज़ें देखनी होंगी, जिसमें मुख्यतया सबसे पहले चंद्रमा को देखना होगा, दूसरे नंबर पे सूर्य, तीसरे नंबर पे शनि, चौथे नंबर पे देवगुरु बृहस्पति, ऐसे कैटेगरी के हिसाब से देखनी होगी। आइए विषय पे लेके आता हूँ। नवमांश कुंडली इनकी कुंडली में बनी है मिथुन लग्न की, जहाँ लग्न में ही बुध और चंद्रमा बैठे हैं। शनि स्वग्रही मित्र के साथ अष्टम भाव में, नवमांश कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र और शनि, जहां शनि अपने ही राशि में बैठे हैं शुक्र के साथ। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति रिसर्चर है, साइंटिस्ट है और बहुत ही गहरे मति बुद्धि का है। दशमांशा कुंडली में लग्न का अधिपति दशम स्थान में पर नीच के हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि स्वग्रही शुक्र और लग्न में मंगल लाभेश होकर के बैठे हैं। सूर्य और गुरु का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो रहा है छठवें और आठवें भाव में, इस वजह से कारोबार इतना आसान नहीं होगा, करियर इतना बिल्कुल सपाट नहीं है, उसमें थोड़े से रोड़े भी आएंगे। आइए मैं सबसे पहले आपको इनके पंचांग से आपका परिचय करा दूं। अगर आपका भी पंचांग ऐसा ही बन रहा होगा तो निस्संदेह ऐसे कुछ कुछ परिणाम आपको मिलते दिख जाएंगे। दक्षिणायन में जन्म है तो जितने भी पापक ग्रह हैं, शनि, मंगल, राहु, केतु, ये सब ग्रह बली हो जाते हैं। इस वजह से शनि के बलवान होने से व्यक्ति अपने कर्तव्यों को जांचने और समझने वाला होता है। मंगल के बली होने से वह अपने चीज़ों को प्राप्त करने के पीछे साहस और धैर्य रखने वाला, गलत निर्णय नहीं लेने वाला। और वर्षा ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनने वाले होते हैं। बुधवार को जन्मे होने से व्यक्ति बुद्धिमान है, कुशाग्र बुद्धि का है और प्रतियोगी भी है। शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि के चंद्रमा सरकारी नौकरी देने में 100% भूमिका निभाएंगे और विशाखा नक्षत्र इनको रोगी बनाएगा और कई बार हाथ में आई हुई चीज़ भी झपट करके बाहर निकल जाती है। इस वजह से नक्षत्रों के लिए हमें इंद्रदेव को मनाना होगा। ओम इंद्राग्निभ्याम नमः, ओम इंद्राय नमः। इस मंत्र का कम से कम प्रत्येक दिन 108 बार जप निश्चित रूप से करना चाहिए। और चटेली की जड़ आपको मिल जाएगा किसी भी पूजा पाठ की सामग्री या जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ जड़ी बूटी वगैरह मिलता है, तो वहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगी। चटेली की जड़ रविवार को
तर्जनी उंगली की 4 गुणा करके उसको दाहिने हाथ में या गले में बांधना चाहिए, ओम इंद्राय नमः इस मंत्र का जप करके। इतना ही नहीं, अपने घर को पुष्पों से, सुगंधित इत्रों से सजा करके रखना चाहिए। इंद्र विशाखा नक्षत्र जो है वो वस्तुतः देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, पर इसके जो स्वामी देवता हैं वो इंद्र हैं, जो कि क्रूर देवताओं में इनका स्थान आता है। इनको क्रूर इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि ये तुरंत ही किसी की तपस्या से अपने आप को सशंकित कर लेते हैं और तुरंत ही डर जाते हैं। इस वजह से यहाँ तुरंत ही व्यक्ति शंकालु प्रवृत्ति को अपनाने वाली प्रवृत्ति का हो जाता है। साध्य योग में जन्मे हैं आप, ये बहुत अच्छा माना जाता है अपने लक्ष्य को साधने के लिए। वाणिज्यकरण में जन्मे हैं तो अगर सरकारी नौकरी नहीं होती है तो आप स्वयं का कारोबार भी स्थापित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप शूद्र वर्ण और राक्षस गण में जन्मे हैं, इस कारण से खाओ पियो मौज करो, दूसरों को मारो लूटो काटो पीटो, इस तरीके का सिद्धांत अपने जीवन में नहीं रखना चाहिए। आपकी कुंडली के पंचांग में सबसे अच्छी बात है आपकी कुंडली के चंद्रमा, जो आपको व्यवस्थित रखेंगे, आपके मन को हर्षित रखेंगे, खुश, प्रसन्न, चरित्रवान, सुगठित, स्वास्थ्य, अच्छी आयु और श्रेष्ठ लाभ, और व्यक्ति के जीवन में निरंतरता, ये सारी चीज़ें आपका पंचांग आपको दे रहा है। तो और दूसरी बात कि यहाँ पे सुंदरता भी मिल रही है। भ्रिकुटी जो है वो टेढ़ी है, मतलब आप लोगों को बड़ी अच्छी बात बताऊं, जो विलक्षण होते हैं, जो कलाओं को बहुत ही बारीकी से समझने वाले होते हैं, जो अपने बल पे सारी चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके पूर्व के जन्म में, जैसे पूर्व का जो जीवन का जो पूर्व क्षेत्र होता है, मतलब बचपन, वो कष्ट में बीतता है और बाद में चल करके वो सुखी होते हैं। और ऐसे लोग जिनकी भ्रिकुटी थोड़ी टेढ़ी हो, मतलब आरंभ में यहाँ से शुरू होती है तो ऐसे हो और बाद में चल करके ऐसे हो जाती हो, थोड़ी टेढ़ी ऊपर से, वो बड़ी धनवान होते हैं। अगर आपको देखना है तो आप किसी भी बड़े ऐसे व्यक्ति की भ्रिकुटी देखिए जिसकी भौं क्रमशः ऐसी ही बनी हो, उतार चढ़ाव वाली, नीचे सपाट, ऊपर थोड़ी उठ करके फिर नीचे वापस आ गई हो, तो ऐसे लोग बड़े ही धनाढ्य और सुखी होते हैं। ऐसी ही भ्रिकुटी यहाँ भी है। मंगल 11वें भाव में अष्टमेश होकर के बैठे हैं, इसका फल जानेंगे। और साथ ही साथ इस कुंडली में अभी शनि की दशा चल रही है जो 2027 के नवंबर तक चलेगी, जहां हमें सरकारी नौकरी का बड़ा श्रेष्ठ लाभ मिलते देखा जा रहा है। अभी आपके पास आगे इसके बाद भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होने का योग बुध की दशा में भी चलेगा। इसका अर्थ है कि आप 2027 के नवंबर के बाद भी अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या उसमें लगे रहते हैं तो सफलता के 100% चांस हैं और आपको लगातार कोशिश करनी चाहिए। दशम स्थान के अधिपति, अब विश्लेषण पे लेके आता हूं। दशम स्थान के अधिपति शनिदेव बनते हैं और इसके अधिपति होकर के मित्र के साथ मित्र की राशि में, और इनका बल वृद्धि कम से कम देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर के हंस योग चंद्रमा पहले ही बलवान होके बैठे हैं, और जिस भाव में बैठे हैं इस भाव का अधिपति भी अपने भाव से 9 घर आगे 5 घर आगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि विलक्षणता कि चंद्रमा से गुरु केंद्र में, अभी मैंने कल ही आप लोगों को कार्यक्रम बनाया था शाम वाले में कि चंद्रमा से अगर गुरु 10वें बैठे हों, गुरु से अगर चंद्रमा 4थे बैठे हों, तो ये बड़ा उत्तम माना जाता है सरकारी लाभ के मामले में, श्रेष्ठता के मामले में, अपने बल और धन को लेकर के आगे बढ़ने के मामले में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में, अच्छे पद और प्रतिष्ठा के मामले में, यशस्विता के मामले में। लग्न से केंद्र में चंद्रमा, गुरु से केंद्र में चंद्रमा, चंद्रमा से केंद्र में गुरु, ये मैंने अभी गुरु चंद्रमा वाले में बात कही थी, अभी कल परसों जो बताया, जिसका जिक्र मैंने अभी किया, कि अगर ये दोनों ही ग्रह केंद्र में हों या एक दूसरे से केंद्र में हों, तो एक दूसरे से केंद्र में होने के कई अलग तरीके भी हो सकते हैं। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो गुरु यहाँ बैठेंगे, ये भी एक दूसरे से केंद्र में ही होगा, पर ये दोनों केंद्र में ही केंद्र में हैं। एक तो 1 4 7 10 में बैठ गए, ऊपर से दोनों एक दूसरे से 4थे 10वें बैठ गए। इससे बढ़िया बात इस कुंडली के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता है, जहां चंद्रमा बहुत बलिष्ठ लग्न को देख रहे हैं, पश्चिम दिशा में बैठे हैं, चतुर्थ स्थान में उच्च के गुरु हंस योग बहुत बेहतरीन लगा रहे हैं, मंगल लग्नेश होकर के लाभ भाव में बैठ करके पंचम भाव को मित्र की राशि को देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति ज्ञानी है, सुखी है, मतिमान है और विवेकी है, विवेकवान है। अष्टम भाव के अधिपति 11वें भाव में भी बैठे हैं, लग्नेश अष्टमेश भी है। अब क्या कहता है शास्त्र कि अष्टम भाव का अधिपति अगर लाभ में बैठा हो
तो वो व्यक्ति को आरंभ में दुखी बनाता है, बाद में चल करके वो सुखी होता है। और अगर अष्टमेश कोई पापक ग्रह बनता हो और अगर वो पंचम भाव पे देख रहा हो या जन्म कुंडली के धन क्षेत्र को देखता हो, तब तो ये और भी ज़्यादा अच्छी बात होती है कई बार विद्वता के मामले में, रिसर्च के मामले में और बाद के जीवन को सुखी बनाने के मामले में। अगर आपकी भी कुंडली के अष्टमेश पंचम भाव को या लाभ भाव में बैठे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा आरंभ के जीवन को तो कष्ट में देखते हैं, अगर आप सरवाइव कर जाते हैं तो ठीक है, पर बाद में इतना सुख मिलता है कि कहने की कोई बात नहीं होती। यहाँ अष्टम भाव के अधिपति एकादशवें भाव में बैठ करके धन क्षेत्र को भी देख रहे हैं और ये विशेषतया धन भाव पे मंगल की ही दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि मंगल ही अगर अष्टम भाव के अधिपति होंगे और एकादशवें में बैठेंगे तो उनको ही चौथी दृष्टि प्राप्त है, बाकी तो अन्य किसी ग्रह को चौथी दृष्टि प्राप्त है नहीं। तो इस वजह से ये सूत्र मंगल पे ही लागू होगा कि अगर वो एकादशवें भाव में बैठ करके पंचम और धन को देखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ के लिए थोड़ा गड़बड़ होगा, मतलब छठवें भाव के लिए देखेंगे तो शत्रु व्यक्ति के जीवन में आए दिन बने रहते हैं, लेकिन धनवान और सुखी, विवेकवान और क्रिएटिव होने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल, रिसर्चर और बड़ा ही विख्यात बना देते हैं। तो ऐसे मंगल बहुत ही ज़्यादा सुचारू और श्रेष्ठ मंगल माने जाते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले इनकी कुंडली के करियर पे ही लेके आएंगे। लाभ भाव के अधिपति का लग्न में बैठना, शनि और मंगल का केंद्र में होना, लग्नेश का नीच होना और दशम और लग्न के अधिपति बुध और गुरु होते हैं। बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि है। ये एक अच्छे दशमांशा की निशानी है। इससे भी अच्छी बात क्या है कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए भाग्य का सुख बड़ा मायने रखता है और दशम का सुख बड़ा मायने रखता है। तो दशम भाव के ऊपर भाग्य भाव के अधिपति शनि की दृष्टि है ना। और शनि और मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब ये उतना आसान भी नहीं होगा पर कठिन भी नहीं है। मंगल की दृष्टि शनि पे दशमांशा कुंडली में और शनि की दृष्टि लग्न पे मंगल के ऊपर, ये व्यक्ति को आईएएस आईपीएस अधिकारी, वन विभाग में, टैक्स डिपार्टमेंट आदि में, भूमि विभाग आदि में वो मतलब आईएफएस आदि बनाने में बड़ी सहयोगी भूमिका निभा देते हैं। अगर आप पूरे तरीके से सीरियस हैं इस बात को लेकर के कि हाँ मुझे आईएएस आईपीएस ही बनना है, तो ये यकीनन आपकी कुंडली आपके साथ खड़ी है। भाग्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में उच्च के होकर के बैठे हैं और अष्टम भाव को देख रहे हैं, जहां के स्वामी इस भाव से केंद्र में एकादशवें भाव से होकर के पंचम भाव को, पंचमेश जन्म कुंडली में बहुत सारे ग्रहों के साथ बैठे हैं और वहां पे ग्रह के डिग्री के हिसाब से देखें तो बुध 28 डिग्री के और सूर्य 23 डिग्री के, तो बुध अस्त हो जाएंगे। साथ ही साथ वहां शनि 10 डिग्री के बैठे हैं तो वो भी अस्त हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि इस कुंडली में जो दशम स्थान और लाभ भाव के स्वामी शनिदेव हैं वो मित्र की राशि में बैठे तो हैं पर अस्त हैं। इस वजह से हमें हमारे करियर को या हमारे पिता को या हमारे अनुशासन को, हमारे सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त होने में थोड़ा विलंब हो सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम उसमें से अपने आप को क्विट कर जाएं, निकल जाएं या छोड़ दें या बीच में से भाग जाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जन्म कुंडली में सूर्य और बुध का प्रभाव एक साथ भाग्य भाव पे पड़ेगा और पंचम भाव के अधिपति की दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी, तो ये एक ऐसा विलक्षण योग बना देंगे कि व्यक्ति के पंचमेश नवमेश को, नवमेश पंचमेश को, नवम भाव का अधिपति पंचम भाव को, पंचम भाव का अधिपति नवम भाव को, अगर इनका संबंध किसी भी तरीके से बन जाता है तो ये बहुत ही श्रेष्ठ कुंडली का निर्माण कर देते हैं और व्यक्ति के भाग्य को बहुत ही बिना गतिरोध के मजबूती से आगे बढ़ाने में सहयोगी हो जाते हैं। इसका प्रामाणिक जो तर्क है कि चंद्रमा बहुत ही व्यवस्थित और बेहतरीन बैठे हैं। नवांश कुंडली में लग्न में, लग्न कुंडली में लग्न को देख रहे हैं और दशमांशा कुंडली में स्वग्रही। अगर आपकी कुंडली का चंद्रमा बलवान है, बलिष्ठ है, श्रेष्ठ है, गतिमान है, तो आपको कभी भी खत्म नहीं होने देते हैं, आपको कभी भी भटकने नहीं देते हैं, आपको कभी भी गतिरोध और आंतरिक युद्ध आपके साथ आपका नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा व्यक्ति के कंसंट्रेशन और रेगुलराइजेशन पे मिलता है। इसका सबसे बड़ा फायदा व्यक्ति के बुद्धि को श्रेष्ठ बनाने में, व्यक्ति के चरित्र को श्रेष्ठ बनाने में और उसके व्यवहार को कुशलता प्रदान करने में चंद्रमा का अतिरिक्त लाभ मिल जाता है।
अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा एकमात्र ग्रह सटीक और श्रेष्ठ बैठे हैं तो। इसके साथ साथ इस कुंडली में अगर आप बाकी के अन्य वर्ग चार्ट को अगर देख लेते हैं तो विद्या अध्ययन इस कुंडली का बहुत अच्छा है। इस कुंडली में जो आप पढ़ने जाएंगे तो हो सकता है कि घर के कामों में थोड़ा बहुत मन इधर उधर भटके, या घर के छोटे मोटे कामों को लेकर के आपका ध्यान भी इधर उधर परेशान हो सकता है। पर वैसे बाकी के अन्य वर्ग चार्ट में, जैसे D60 वगैरह चार्ट में देख रहा हूँ, तो वहाँ पे भी सफलता प्राप्त हो रही है, वहाँ पे भी साहस है, वहाँ पे भी धन है, वहाँ पे भी भाग्य का सुख है, वहाँ पर भी पूर्वजों का आशीर्वाद है। और वहाँ पे एक चीज़ और भी देख रहा हूँ कि अगर सरकारी नौकरी नहीं होती है तो आप व्यापार अपना करेंगे, प्राइवेट नौकरी के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। ये कुंडली बहुत ही विलक्षण प्रतिभा से युक्त है। बस इतना काफ़ी है। इसके अतिरिक्त अगर मैं और भी आंतरिक चीज़ों पे लेके आऊँ तो लग्नेश का लाभ भाव में बैठना बहुत अच्छा। यहाँ एकादशवें भाव में बैठ करके वो आपको समस्त इच्छाओं की पूर्ति करवा रहे हैं। नवमांश कुंडली में वही मंगल एकादश नंबर की राशि में, मतलब 11 नंबर की राशि में वर्गोत्तम होकर के बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की श्रेष्ठता, व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का लाभ और जीवन में प्राप्त करने का बल, लग्नेश के वर्गोत्तम हो जाने से, साथ ही साथ गुरु के उच्च हो जाने और नवमांश कुंडली में गुरु के संग बैठ जाने से व्यक्ति की कैपेसिटी, व्यक्ति की जो ब्रॉड माइंडेड होने वाली जो बात है, एकदम बेहतरीन साफ दृष्टिकोण और कोई मन में आपाधापी नहीं, व्यक्ति के लक्ष्य को उजागर करता है और उसे प्राप्त करने में उसका सहयोग भी करता है। इसके अतिरिक्त नवमांश कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति का स्वग्रही चंद्रमा के साथ बैठना, जो इस कुंडली के धन भाव के अधिपति हैं। नवमांश कुंडली में लग्नेश और धन भाव के अधिपति का एक साथ लग्न में बैठना सुखद, श्रेष्ठ और स्पष्ट दाम्पत्य का इशारा करते हैं। ये सिर्फ दाम्पत्य ही नवमांश नहीं बताता, वरन आपके जीवन के उत्तरार्ध के साथ पूर्वार्ध का भी अच्छा दर्शन करा देता है। नवमांश कुंडली में अगर शुभग्रह केंद्र में बैठे हों तो ये इतने ज़्यादा अच्छे योग बना देते हैं कि व्यक्ति के दाम्पत्य के बाद, विवाह के सूत्र में पाणी ग्रहण के बाद उसका प्रभाव और भी ज़्यादा विलक्षणता से बढ़ता है, उसकी श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसकी गरिमा और भी ज़्यादा युक्त हो जाती है और उसका व्यवहार और भी ज़्यादा मदमस्त करने वाला हो जाता है। नवमांश कुंडली के द्वितीय भाव में या लग्न पे शुभ ग्रह का प्रभाव, सप्तम भाव पे उसके प्रभावों की वृद्धि दाम्पत्य को सुचारू ढंग से चलाने वाला और विवाह नहीं टूटने वाला योग बना देते हैं। ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। साथ ही साथ अगर नवमांश कुंडली के नवम भाव को देखें तो वहाँ गुरु मंगल बैठे हैं। जहाँ लग्नेश ही बैठा हो, लग्नेश ही वर्गोत्तम हो, तो इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं हो। लग्न बली नवांश का तो सुखद और श्रेष्ठ दाम्पत्य, लग्न बली नवांश का तो सुखद और श्रेष्ठ दाम्पत्य के साथ लग्नेश अगर वर्गोत्तम तो सारी चीज न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आयु बहुत अच्छी है, गंभीरता बहुत अच्छी है, रिसर्च बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, प्राप्त होना बहुत अच्छा है, विवादित नहीं होना इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है कि आप किसी विवाद में नहीं हैं, आपके अंदर कोई विरोध नहीं है, अंतर विरोध नहीं है। इस वजह से आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर पाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी कमजोरी और मजबूती को समझ पाते हैं, कहाँ आपका ध्यान लगाना है, कहाँ आपकी ऊर्जा को सटीक बैठाना है। ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन बन जाती हैं। कुंडली में अगर ग्रह अच्छे बैठे हो ना, तो आप चाहे राख भी छुएंगे तो सोना हो जाएगा, और अगर आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे नहीं बैठे हैं तो आप स्वर्ण छुएंगे तो हाथ से राख बन जाएगा। मतलब ये सारा खेल ग्रहों के बैठने का है। हमारे विचार उत्तेजित कब हैं, शांत कब हैं, हमारी मनोवृत्ति, हमारे काम करने का तरीका, स्मार्टनेस, विलक्षणता और अपने आप को प्रेजेंट करना। मैंने क्या कहा था, नवमांश कुंडली में या लग्न कुंडली में अगर चतुर्थ या लग्न बलवान है तो फिर सुख है। यहाँ पे मैंने चतुर्थ भाव में ही उच्च के गुरु को कहा है। इस वजह से व्यक्ति बहुत ही आसानी से अपनी सफलता को सिद्ध कर जाता है और बहुत जल्दी ही कर लेता है। चतुर्थ भाव के अधिपति बनते हैं चंद्रमा और छठवें भाव के अधिपति बनते हैं बुध। बुध और चंद्रमा दोनों एक दूसरे से नवम पंचम में, नवमांश कुंडली में दोनों एक साथ आ गए। इससे बढ़िया योग सरकारी पद के लिए कुछ होता ही नहीं है। मैं ट्रेन से आ रहा था अभी, पिछले महीने जब मैं राजस्थान गया था, आप लोग जानते हैं मेरे जो नियमित दर्शक हैं, तो मैं वंदे भारत से आ रहा था, तो वहाँ पे एक लड़का मुझे मिल गया जो राजस्थान बनारस से बैठे थे ट्रेन में वंदे भारत में, और उनको जाना था रांची, उनकी परीक्षा थी। तो मुझे देख के लग गया कि वो शायद परीक्षा देने वाले हैं।
तो मेरे बगल वाली सीट पे बैठे थे, तो मैंने पूछा कि क्या करते हैं, तो उन्होंने पूछा, बोले कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ, परीक्षा की तैयारी करता हूँ। तो मेरा जो काम है वो मैंने कर दिया। पूछा कि आपकी कुंडली है, ऐसे ही सामान्यतः बहुत छोटी बात है। तो मैंने कहा कि आपकी कुंडली है, तो मैंने उनकी कुंडली झट से अपने मोबाइल पे ही देख लिया और मैंने उनको ये विश्वास दिलाया कि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति और छठवें भाव के अधिपति एक साथ बहुत ही बलवान होकर के नवम भाव में बैठे थे उस बच्चे के। वो कहा कि हाँ, मैंने उनको ये बात समझाई और कहा कि आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, लग करके रहिएगा, आपकी नौकरी पक्की होगी। उनका मन बढ़ गया, आत्मविश्वास बढ़ गया और उन्होंने बात कही कि पंडित जी, इसके लिए उन्होंने मुझे धन्यवाद भी दिया, पर मैंने ये चीज़ उनको बताया कि ये चीज़ ठीक है आपकी कुंडली में। वैसे ही यहाँ पे भी आपको बात कह रहा हूँ कि मन लगा करके काम करने की आवश्यकता है। शुभ अंक आपकी कुंडली के लिए 4 रहेगा। शुभ रंग लाल और गेरुआ। उपाय के तौर पे इस कुंडली में ओम इंद्राय नमः, इसके साथ आप अगर चाहें तो गुरु के रत्न धारण करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। गुरु का रत्न पहन सकते हैं या फिर आप सूर्य का रत्न भी पहन सकते हैं। अभी के हिसाब से आपको गुरु का रत्न पहन लेना चाहिए। इसके हिसाब से अगर बात करते हैं तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल, अब बाकी चीज़ों तो बात मैं बता ही चुका हूँ। साथ ही साथ भाग्य का सुख बहुत बढ़िया है। माता पिता का आशीर्वाद, माता पिता की आयु, पिता से कभी कभी संबंध खटपट हो सकते हैं, माता से संबंध ठीक होगा। माता का सुख भी बहुत अच्छा है। इस कुंडली में माता और पिता की सेवा भी व्यक्ति करेगा, क्योंकि नवम भाव के अधिपति उच्च के चतुर्थ भाव में, तो ये बात मैंने बहुत पहले भी बताई है कई बार कि अगर नवम भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में बैठे होते हैं तो व्यक्ति अपने माता और पिता की तीर्थ से भी ज़्यादा सेवा करने वाला होता है, तीर्थ के ही भांति उनकी सेवा करने वाला होता है। नक्षत्र के आधार पर अश्विनी, आश्लेषा, अनुराधा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य और शतभिखा किसी भी काम को करने के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। दिन इस कुंडली के लिए रविवार और गुरुवार का बहुत अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली में अगर देखें तो आप धन कमाने के लिए जा सकते हैं उत्तर दिशा में। विवाह करना हो तो तुला राशि तुला लग्न, मिथुन राशि मिथुन लग्न, मीन राशि मीन लग्न और कर्क राशि कर्क लग्न, इनकी जातिकाओं से, इस राशि और लग्न की जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। इसके साथ साथ जन्म कुंडली में उत्तर दिशा की तरफ या उत्तर पूर्व की तरफ विवाह बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी भी बहुत अच्छी रहेगी। ये इतनी सारी चीज़ें हैं। खूब मन लगा करके अगर काम करेंगे तो आपकी कुंडली में सफलता 100% से भी ज़्यादा सुनिश्चित है। अब आपको मैं यहाँ पे इनकी कुंडली के सप्तम भाव और विवाह को लेकर के बता दूं। आपका दर्शन बहुत अच्छा है, इस वजह से विवाह चाहे कुछ भी हो जाए, संस्कारों से मुक्त करके अपने आप को कभी मत करिएगा। श्रेष्ठ और संस्कार युक्त लड़की से विवाह हो, माता और पिता के आशीर्वाद से विवाह हो, आप बहुत बड़े हो जाएं, इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप परंपराओं का पालन बंद कर दें, क्योंकि हमारा जो मजबूत होना है वह हमारे परंपराओं से ही हम मजबूती को प्राप्त करते हैं। जिस तरीके से एक घर में एक वृद्ध का होना अत्यंत आवश्यक होता है, उसी वजह से एक विकसित बुद्धि के लिए और विकसित बुद्धि के लिए आवश्यकता अगर रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आपकी परंपरा, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता और बड़ों का आशीर्वाद उतना ही आवश्यक होता है। ये धर्म से आता है, हमारे पूर्वजों से आता है और परंपरा पूर्वजों से ही निभाई जाती है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। अभी आपकी कुंडली में 2027 के नवंबर के बाद तक भी बहुत अच्छे तरीके से नौकरी का योग है। मन लगा करके काम करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।